विश्व क्रिकेट में कुछ ही ऐसे क्रिकेटर्स हुए हैं जिन्हें कलाई से बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजने में महारत हासिल थी। उन्हीं खिलाड़ियों में से एक हैं पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन। कलाई के जादूगर के नाम से पहचाने जाने वाले अजहरुद्दीन की बल्लेबाजी में ऐसा जादू था कि पहली सीरीज से ही उनकी तुलना गुंडप्पा विश्वनाथ, ग्रेग चैपल और जहीर अब्बास जैसे दिग्गज बल्लेबाजों से होने लगी थी। बल्लेबाजी के साथ साथ इस खिलाड़ी को उसकी शानदार कैचिंग स्टाइल, अद्भुत डाइविंग स्टॉप और निप्पी रनआउट के साथ मैदान पर उसकी फुर्ती के लिए भी जाना जाता था। इस पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने अपने पहले 3 टेस्ट मैचों में 3 शतक ठोककर इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाकेदार एंट्री की थी। जिस तरह से अजहर ने अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया, वैसा आगाज न तो पहले कभी किसी खिलाड़ी का हुआ था और न ही भविष्य में ऐसा कर पाना किसी दूसरे खिलाड़ी के लिए आसान होगा। लेकिन जैसा कि एक पुरानी कहावत कही गई है कि पुरुष बली नहीं होता है, समय बलवान होता है, और जब समय विपरीत हो जाता है तो राजा को भी रंक बना देता है। ऐसा ही कुछ अजहरुद्दीन के साथ हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ जो देश इस महान क्रिकेटर के खेल को भूल सा गया और याद रह गई बस वो बात जिसने इस क्रिकेटर के शानदार करियर पर दाग लगा दिया। तो आज के इस वीडियो में हम आपको अजहर की जिंदगी की कई बातें बताएंगे। साथ ही हम उस घटना के बारे में भी बात करेंगे जिसने उनके करियर पर बदनुमा दाग लगा दिया। मोहम्मद अजहरुद्दीन का जन्म 8 फरवरी 1963 को भारत के हैदराबाद राज्य में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद अजीजुद्दीन और माता का नाम यूसुफ सुल्ताना है। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा हैदराबाद के ऑल सेंट हाई स्कूल से प्राप्त की और निजाम कॉलेज ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने बैचलर्स ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की। इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने से पहले अजहर SBI बैंक में बतौर क्लर्क नौकरी करना शुरू कर चुके थे, लेकिन नौकरी मिलने के बावजूद अजहर ने क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा। उन्होंने नौकरी के साथ साथ क्रिकेट की प्रैक्टिस भी जारी रखी और फिर उनकी जिंदगी में वो मौका आया जिसके लिए अजहर ने कड़ी मेहनत की थी। वर्ष 1984 में इंग्लैंड की टीम 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत के दौरे पर आई थी। उस टेस्ट सीरीज के लिए अजहर का चयन इंडियन टीम में हुआ था। सीरीज के पहले 2 टेस्ट मैचों में अजहर को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली, लेकिन कलकत्ता में खेले गए सीरीज के तीसरे टेस्ट में अजहर को टीम में मौका मिल ही गया और उन्होंने अपने टेस्ट करियर के पहले ही मैच में 110 रन की शानदार पारी खेल डाली। अजहर यहीं नहीं रुके और उन्होंने चेपॉक में खेले गए अगले मैच में फिर 105 रन की शतकीय पारी खेली। इसके बाद कानपुर में खेले गए सीरीज के आखिरी टेस्ट में अजहर ने 112 रन ठोककर शतकों की हैट्रिक लगा दी। अजहर के इस शानदार खेल के बाद उनकी चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होना शुरू हो गई थी। इंग्लैंड के क्रिकेट समीक्षक जॉन वुडकॉक अजहर की बल्लेबाजी से इतने मोहित हुए कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अंग्रेजों से तो अजहर जैसी बल्लेबाजी की उम्मीद करना ही बेकार है। इसके अलावा इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल अर्थटन और एंग्विश फ्रेजर ने अजहर को ब्रायन लारा के बाद उस दौर का सबसे शानदार क्रिकेटर बताया था। अजहर बचपन से ही एक शानदार क्रिकेटर थे। उन्होंने टेस्ट और सीमित ओवर के क्रिकेट में भारत के लिए कई यादगार पारियां खेली हैं। वो दाएं हाथ के एक योग्य बल्लेबाज थे जिनकी धमाकेदार बल्लेबाजी एक इंग्लिश खिलाड़ी डेविड गावर के समान थी। अपने लेग और ऑफसाइड को क्लासिक कलाई फ्लिक और टाइम स्ट्रोक प्ले के साथ मिक्स करने वाले अजहर स्पिन और मध्यम गति के बॉलरों के लिए काफी मुश्किल साबित हुआ करते थे। अजहर की बल्लेबाजी के साथ उनके अंदाज की भी दुनिया कायल थी। खड़ा कॉलर, सफेद हेलमेट और गले के बाहर लटकती काली ताबीज उन्हें बाकी क्रिकेटरों से जुदा बनाती थी। अजहर की बल्लेबाजी का विपक्षी टीमों में ऐसा दहशत होता था कि एक बार इंग्लैंड के खिलाड़ी माइक गैटिंग ने उनके बारे में यहाँ तक कह दिया था कि जब भी अजहर की ताबीज बाहर लटकने लगती थी तब हम समझ जाते थे कि अब हम मुश्किल में हैं। 1988 में अजहर ने वनडे क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ 62 गेंदों पर शतक लगाया, जो उस समय में 50 ओवर की क्रिकेट का सबसे तेज शतक था। फिर 1989 में अजहर की फॉर्म डगमगा गई और उन्हें इंडियन टीम से ड्रॉप करने की बातें होना शुरू हो गई। उसी दौरान भारत पाकिस्तान के दौरे पर जा रहा था। कराची में इस 4 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जाना था और इस टेस्ट मैच से पहले पता चला कि रमन लांबा इंजर्ड हो गए हैं। लांबा की इंजरी ने अजहर को एक और मौका दिला दिया और अजहर ने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए सीरीज में 44.57 की औसत से 312 रन ठोक दिया। उनके शानदार खेल को देखते हुए उन्हें सीरीज खत्म होते ही भारत की कप्तानी सौंप दी गई और अजहर इस भूमिका में भी बखूबी पास हुए। सौरव गांगुली के कप्तान बनने से पहले तक अजहर भारत के सबसे सफल कप्तान थे। अजहरुद्दीन ने भारत के लिए 4 विश्व कप खेला है और 3 विश्व कप में उन्होंने टीम की कप्तानी की, लेकिन वो एक भी बार भारत को चैंपियन नहीं बना सके। 1991 में अजहर को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी। अजहर और उनका खेल दोनों परवान चढ़ते गए। 1981 में 800 रुपए महीने कमाने वाला अब लाखों में खेलने लगा था। समय के साथ इंडियन क्रिकेट में अजहर का कद भी लगातार बढ़ता जा रहा था।
उनके बल्ले से एक शानदार पारियां निकल रही थी। 1996 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कलकत्ता टेस्ट में अजहर ने 74 गेंदों पर शतक लगाया, जो आज भी किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा टेस्ट मैचों में लगाया गया सबसे तेज शतक है। अपने करियर के अंतिम दिनों में अजहर मैच फिक्सिंग के आरोप में दोषी पाए गए और दोषी पाए जाने की वजह से उन्हें बैन भी कर दिया गया था। दरअसल इस सारे विवाद की शुरुआत हुई थी वर्ष 1998 के इंडिपेंडेंस कप के फाइनल मैच से, जो भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था। इस रोमांचक मैच को भारत ने आखिरी ओवर में जीता था, लेकिन मैच के बाद भारत के पूर्व ऑलराउंडर मनोज प्रभाकर ने ये कहकर सभी को चौंका दिया कि ये मैच फिक्स था और इसमें भारत की हार तय थी। लेकिन ऋषिकेश कानिटकर ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। इस बात को बल तब मिला जब वर्ष 2000 में साउथ अफ्रीका के कप्तान हैंसी क्रोनिये ने अजहर पर आरोप लगाते हुए कहा कि अजहर ने ही उन्हें बुकीज से मिलवाया था। जब सीबीआई ने इसकी छानबीन की तो उन्होंने अजहर समेत कुछ और भारतीय खिलाड़ियों को इसमें दोषी पाया और वर्ष 2000 में आईसीसी और बीसीसीआई ने अजहरुद्दीन को इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर दिया। इस बैन के बाद अजहर ने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और देर से ही सही, लेकिन अजहर अपने आप को बेगुनाह साबित करने में कामयाब हुए। 8 नवंबर 2012 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अजहर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया। केस जीतने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजहर ने कहा था कि ये केस काफी लंबे समय तक चलने वाला केस था और दर्द से भरा हुआ भी था। हम 11 साल तक कोर्ट में लड़ते रहे। इस दौरान केस में काफी बदलाव भी हुए और अंत में सच्चाई सामने आई और अब मैं खुश हूँ कि कोर्ट ने बैन को लिफ्ट कर दिया है। अजहर के दामन पर लगी इस कालिख को भले ही कोर्ट ने फैसला सुनाकर धुल दिया हो, लेकिन दाग तो दाग ही रह गए, क्योंकि अजहर का क्रिकेट करियर खत्म हो चुका था और रह गई वो कसक कि इतना शानदार क्रिकेटर होने के बावजूद उनका टेस्ट करियर 99 टेस्ट मैचों तक ही सिमट कर रह गया और टेस्ट में उनका उच्चतम स्कोर 199 रह गया। न तो उनका नाम 100 टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो सका और न ही दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ियों में उनकी गिनती हो सकी। हाँ, अपने पहले और आखिरी टेस्ट में शतक लगाने का अद्भुत कारनामा वो जरूर कर गए। बात करें अजहर के निजी जिंदगी की तो उन्होंने 2 शादियां की हैं। उनकी पहली शादी वर्ष 1986 में नौरीन से हुई थी। नौरीन से उन्हें 2 बच्चे हुए जिनका नाम असदुद्दीन और अयाजुद्दीन है, लेकिन शादी के 9 साल बाद अजहर ने नौरीन को तलाक दे दिया। 2011 में उनके छोटे बेटे अयाजुद्दीन का एक रोड एक्सीडेंट में 19 साल की उम्र में देहांत हो गया। 2019 में अजहर के बड़े बेटे मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा की छोटी बहन अन्नम मिर्जा से शादी कर ली। नौरीन को तलाक देने के बाद अजहर ने 1996 में फेमस मॉडल और बॉलीवुड अभिनेत्री संगीता बिजलानी से दूसरी शादी कर ली, लेकिन उनकी ये शादी भी ज्यादा समय तक नहीं चली और 2010 में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। संगीता बिजलानी को तलाक देने के बाद अजहर के तीसरे शादी की भी खबरें मीडिया में खूब उछाली गई, लेकिन अजहर ने इन खबरों को झूठा बताया। बात करें अजहर के करियर की तो उन्होंने भारत के लिए 334 वनडे मैच खेला है, जिसमें 36.92 की औसत से उन्होंने 9,378 रन बनाया है। वनडे में अजहर के नाम 7 शतक और 58 अर्धशतक है। वनडे में उनका उच्चतम स्कोर नाबाद 153 रन है। अजहर ने अपने करियर में भारत के लिए 99 टेस्ट मैच खेला है, जिसमें 45.03 की औसत से उन्होंने 6,215 रन बनाया है। टेस्ट मैचों में उनके नाम 22 शतक और 21 अर्धशतक है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले अजहरुद्दीन कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें जीत मिली, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2019 में अजहर को हैदराबाद क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बनाया गया और मौजूदा समय में वो इसी पद पर हैं। 2016 में अजहरुद्दीन के जीवन पर आधारित एक बॉलीवुड फिल्म बनी, जिसे मशहूर प्रोड्यूसर एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म का नाम अजहर था। फिल्म में अजहर की भूमिका इमरान हाशमी ने निभाई थी, जबकि अभिनेत्री प्राची देसाई उनकी पत्नी नौरीन की भूमिका में नजर आई थी। इसके अलावा फिल्म में अजहर की दूसरी पत्नी संगीता बिजलानी का किरदार नरगिस फाखरी ने निभाया था। ये फिल्म 13 मई 2016 को रिलीज हुई थी। मोहम्मद अजहरुद्दीन की यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।